स्वागत करते हैं हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। हाल ही में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हमने काफ़ी कुछ देखा था, जैसे प्लासी का युद्ध देखा था, पानीपत का थर्ड युद्ध देखा था, ठीक है। और उसी क्रम में, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जो प्रमुख चीज़ें हुई हैं, जब से आधुनिक भारत शुरुआत होती है, यूरोपीय शक्तियों का इंडिया में आगमन होता है, तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ने वाले। आखिर किसी आदमी के बारे में पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है। अभी मैंने जैसे पानीपत का युद्ध आपको बताया था, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, उसी तरीके से प्लासी का युद्ध बताया था। तो इन सारे युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स की भूमिका थी, वो उसी समय का था। और ये कौन था? नाम से तो समझ में आ रहा है कि हाँ कोई अंग्रेज़ था, ठीक है, हाँ आप सही सोच रहे हो। और इसका जो देखा जाता है कि टाइम पीरियड देखा जाता है तो 1732 से लेकर के 1818, मतलब कि जन्म कब हुआ मृत्यु कब हुई तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन इंडिया में इन्हीं बीच में इसका प्रभाव रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ इसको सबसे पहले कि किस पद पे रहा, सारी बातें समझेंगे। तो 1750 में ये कलकत्ता में क्लर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे ये इंग्लैंड से आया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सामान्य क्लर्क के तौर पे ये 1750 में आया था, ठीक है। लेकिन अब इसकी जो परिचय है उसको समझते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बना था बाद में, ठीक है। लेकिन कोई भी आदमी जैसे क्लर्क से गवर्नर जनरल बनेगा तो उसके पीछे की कुछ कहानी होगी। तो अब उस कहानी को परिचय के माध्यम से समझते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के परिचय के माध्यम से समझते हैं। सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल 1772 में बना। मतलब 1772 में ये बंगाल, जो कि बंगाल में जहाँ से शासन होता था उसको फोर्ट विलियम बोलते थे, ठीक है। मतलब एक किला होता था जहाँ से शासन किया। जैसे आज की डेट में कोई भी प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराता तो हम कहते हैं कि लाल किले के प्राचीर से बोला गया कोई बात। ठीक उसी तरीके से बंगाल का जो शासक होता था तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बना था आपका फोर्ट विलियम, बंगाल का प्रेसिडेंसी बना था आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कब बना था? 1772 में बना था। कहने का मतलब 1750 में क्लर्क के रूप में आया। अभी मैं आगे भी बताऊंगा कि 1758 में क्या बना, फिर इसके बाद आपका 1772 में क्या बना, उसकी क्या भूमिकाएं रही हैं। लेकिन एक छोटा सा परिचय आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं कि 1750 में क्लर्क बनने के बाद 1758 में ये मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल कैपिटल थी, मतलब बंगाल एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। आज की डेट में पश्चिम बंगाल केवल बंगाल नहीं था, उसमें आपका बांग्लादेश भी पूरा पूरा आता था। इसी तरीके से उड़ीसा का कुछ रीजन आता है, झारखंड का कुछ रीजन आता था, ठीक है, उधर आपका असम का कुछ रीजन आता था, तो उसको पूरा मिला के बंगाल कहते थे। तो जो बंगाल की राजधानी थी वो थी मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद का ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं और पूरे देश में कौन है? मोदी जी हैं। तो इस तरह से कि मान लीजिए मोदी जी के शासन में अरविंद केजरीवाल को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से समझना कि ब्रिटिश रेजिडेंट बंगाल कैपिटल का मुर्शिदाबाद का 1758 में इसको नियुक्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ? ये वो समय था जिस समय मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, ठीक है। और ये जो युद्ध है प्लासी के युद्ध के आसपास के समय काल का बात है। मैंने प्लासी के युद्ध को डिटेल में कवर किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाकर के देखें तो आपको समझ में आएगा। तो प्लासी के युद्ध के खत्म होने के बाद जब मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया गया था, तो उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट बंगाल कैपिटल मुर्शिदाबाद का किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। इसी समय आपका दो और विशेष युद्ध हुए थे, जैसे सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। और सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था, इसको मैंने फर्स्ट और सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध को डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये कवरेज मिल जाएगी। इसी तरीके से फर्स्ट आंग्लो मराठा युद्ध, तो इस दोनों ही समय में वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का ब्रिटिश रेजिडेंट था, ठीक है। उस समय आपका प्रमुख जो बंगाल का प्रमुख था वो आपका वारेन हेस्टिंग्स ही था। तो उसी के समय काल में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1773 की बात है। देखिए यहाँ पे समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते जाइएगा। 1750 में क्लर्क के रूप में आया, 1758 में मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश रेजिडेंट बंगाल कैपिटल बन गया। फिर इसके बाद 1772 में एक जो विशेष घटना हुई थी, ठीक है, 1773 में जो विशेष घटना हुई वो आपका है कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। लेकिन समझने वाली बात है कि उस समय भी इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपका वारेन हेस्टिंग्स ही था, ठीक है। अब समझिएगा कि इसने कुछ लोगों को सहयोग भी किया किसी सोसाइटी को बनाने में। तो विलियम जॉन को सपोर्ट किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1785 बनाने में। मतलब बंगाल में एक अंग्रेज ही थे जिन्होंने इनका नाम था विलियम जॉन, और वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाना चाहते थे। तो उसमें पूरा सपोर्ट किया था वारेन हेस्टिंग्स ने उनको ये बनाने के लिए। 1785 की घटना है। अब इसके आगे की कुछ घटना समझते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए गए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए इसको जाना जाता है वो है कि डुअल सिस्टम को इसने समाप्त कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ जो है प्रशासन के क्षेत्र में और मजबूत कर दी। आखिर ये डुअल सिस्टम क्या है? एक्चुअली क्या होता था डुअल सिस्टम में, आप ऐसे समझो, आज भी ऐसी सिस्टम आपका न्याय प्रणाली में मौजूद है। एक होता है सिविल कोर्ट, अब एक आपका होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो अब देखिए दीवान और निजाम। दीवान का मतलब होता है कि जो रेवेन्यू
दीवानी किसको कहते हैं कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो रेवेन्यू जनरेट करने का जो पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो अंग्रेजों को दे दी गई थी। और जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे नवाब, उनको प्रशासन का काम दिया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के आते ही जब वो गवर्नर जनरल बना इंडिया का, तो उसने ये सारी प्रथा समाप्त कर दी। उसने कहा कि किसी भी इंडियन को प्रशासन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और उसने क्या किया कि उनके जितने भी अधिकार थे उनको लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया। अब जो दीवानी और निजाम निजाम जो होता था, जैसे मान लीजिए कि बंगाल का निजाम हुआ, या बंगाल का जो कोई भी शासक रहा होगा, मद्रास का शासक था, तो उनके पास जो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की वजह से बने थे, उनको प्रशासन करने का अधिकार होता था। किसके पहले? वारेन हेस्टिंग्स के पहले। अब दीवानी मतलब रेवेन्यू जनरेशन का काम केवल अंग्रेज अधिकारी करते थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के आते ही ये डुअल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जो नवाब हुआ करते थे अलग अलग प्रेसिडेंसी के, तो नवाब के एनुअल अलाउंस दिया जाता था। जैसे आज की डेट में आप जानते हो कि किसी भी सरकारी आदमी को, जैसे सरकारी होता है, ऑफिसर होता है, तो उसको कुछ ना कुछ पगार दी जाती है, कुछ अलाउंसेस दी जाती हैं, जैसे कि घर का अलाउंस, एचआरए अलाउंस, ठीक है, टीएडीए मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया, और 32 लाख से उसकी 32 लाख उसकी सैलरी होती थी, जिसको घटा करके 16 लाख कर दिया गया। मतलब नवाबों का ठाट बाट में भी उसने कमी लाई, फालतू का पैसा जा रहा था, तो उसको भी उसने क्या किया? कंट्रोल किया। मुगल शासन के जितने भी उत्तराधिकारी थे, आप जानते हो कि मुगल शासन काफ़ी कमजोर पड़ चुका था, तो उनको एक तरह से पेंशन मिलती थी। ठीक है, कहते थे कि शासन उसन हम चलाएंगे, गद्दी हम संभालेंगे, आप चुपचाप क्या करो, बैठ के ठाट से खाओ। तो उसने क्या किया कि उनकी जो एनुअल ट्रिब्यूट पेड किया जाता था, उसको भी खत्म कर दिया उसने। ठीक है, मतलब सालाना उनको कुछ पैसे, कुछ पेंशन दी जाती थी, वारेन हेस्टिंग्स के आते ही उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब समझते हैं कि न्यायिक समीक्षा के तौर पे इसको देखा जाए तो किस तरह के बदलाव वारेन हेस्टिंग्स के समय में आए, और उसने इंडिया पे कैसे और पकड़ मजबूत की अंग्रेजों की। तो उसने क्या किया कि जमींदारों के न्यायिक अधिकार को समाप्त कर दिया। जमींदार कुछ ऐसे होते थे, जैसे मान लीजिए आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एकदम बराबर मत मानिएगा, लेकिन जैसे कि आज की डेट में डीएम होता है, जिलाधिकारी होता था, तो उसके पास क्या पावर है? मतलब उनके पास, जमींदारों के पास रेवेन्यू कलेक्शन का भी पावर था, लेकिन इनके पास नहीं है, जिलाधिकारी के पास। लेकिन न्यायिक अधिकार पहले भी उनके पास होते थे। मतलब कि अगर मान लीजिए जिले के अंदर कोई भी दिक्कत हो जाए, तो मान लो जिलाधिकारी के पास जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे शिकायत करते हैं, तो जमींदारों के पास जो आपका न्यायिक अधिकार थे, उसको वारेन हेस्टिंग्स समय में समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, दो तरह के कोड बनाए गए, सिविल और क्रिमिनल कोड। और सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल कोर्ट जिसको उस समय सदर दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता था, क्रिमिनल कोर्ट जिसको सदर निजामत अदालत के तौर पर जाना जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये सारी बातें पूछती हैं। तो उसने क्या किया कि सिविल कोर्ट में किसी भी इंडियन जज को नियुक्त करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने क्रिमिनल कोर्ट्स में इंडियन जज को लेने से मतलब इनकार नहीं किया, उसको वहाँ पे नियुक्ति होती थी, इंडियन जज भी वहाँ पे नियुक्त हो सकते थे। तो न्यायिक समीक्षा के तौर पे अगर आप देखा जाए, तो उसने दो तरह के कोर्ट की स्थापना की थी, और जिसको सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, निजामत अदालत मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसने क्या किया कि इंडियन जज को भी उसने नियुक्ति दे दी। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा में थोड़ी और बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम और हिंदुओं के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, कोड ऑफ हिंदू लॉ और कोड ऑफ मुस्लिम लॉ बनाया, और उनको इतनी स्वतंत्रता प्रदान की कि आपके धर्म में आप जिस तरह से अपना धर्म निभाना चाहते हो आप निभा सकते हो, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन वो कानून के अंतर्गत होगा, कानून के हिसाब से उसका रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं के लिए कोड ऑफ लॉ बनाया गया, हिंदुओं के लिए कोड ऑफ हिंदू लॉ और मुस्लिम्स के लिए कोड ऑफ मुस्लिम लॉ बनाया गया, और उनको उनकी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। अब जो कोड ऑफ हिंदू लॉ था उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी किया गया। ठीक है, जो मुख्य बातें उसको समझना चाहिए। ये सब न्यायिक समीक्षाएं हैं। और उसके समय की एक विशेष घटना थी कि बंगाल में लूट हो गई थी। ठीक है, बंगाल में कुछ हिंदुओं के द्वारा कुछ आतंकवादी तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है, कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा वहाँ पे कुछ लूट हुई थी, जिसकी वजह से वारेन हेस्टिंग्स की आलोचना भी हुई। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो न्यायिक तौर पे वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। अब हम थोड़ा सा व्यापार देखते हैं कि व्यापार में क्या कुछ चल रहा था उसके समय में। तो व्यापार में उसने दस्तक कर, मतलब कि होता था कि दस्तक टैक्स होता था, उसको उसने समाप्त कर दिया। जैसे आप समझिएगा, आज की डेट में जो टोल टैक्स होता है ना, ठीक है, टोल टैक्स ऐसे समझो, टोल टैक्स हो गया प्लस, जैसे मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश से जाना है तमिलनाडु, एक ट्रक लेकर के जिसमें आलू भरा है या प्याज भरा है, ठीक है, महंगी चीज़ है प्याज, उसको समझते हैं। अब उत्तर प्रदेश से कोई भी आदमी चलेगा तो उसको मध्य प्रदेश पार करना पड़ेगा, महाराष्ट्र पार करना पड़ेगा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के रास्ते से जाना चाहता है तो वहाँ पार करना पड़ेगा। ये सारे कुछ प्रदेश को पार करेगा। तो अब इन प्रदेशों में जब जाएगा तो हर प्रदेश में कुछ ना कुछ टोल होता है, तो जिस जगह से जाएगा उस जगह का उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको बोलते थे दस्तक टैक्स। तो उसने क्या किया कि व्यापारियों के द्वारा लिया जाने वाला दस्तक टैक्स को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी ऑफिसर जहाँ जहाँ नियुक्त होता था, अंग्रेजी ऑफिसर, वो मिसयूज़ करते थे इसका, मतलब ज़्यादा टैक्स लेते थे, कम पैसे लेकर के सीधे भगा देते थे, कहते कोई ट्रक आई ही नहीं। तो इस मिसयूज़ की वजह से उसने टैक्स को खत्म कर दिया। आप समझिएगा, उसने पूरे इंडिया में एक टैरिफ को नियत किया, मतलब 2.5% ही टैरिफ लिया जाएगा। अगर 100 रुपये की कोई भी चीज़ है तो उसमें केवल 2.5 रुपये ही उसके द्वारा लिया जाएगा, बाकी उसको माल को जाने दिया जाएगा आगे। ये भारतीय व्यापारी और अंग्रेजी व्यापारी दोनों के लिए एक था, यूनिफॉर्म था। ये कुछ अच्छी बातें थी जो आपको समझना चाहिए। इसी तरीके से प्राइवेट ट्रेड को उसने रोक लगा दी या फिर उसको बहुत कम कर दिया।
प्राइवेट ट्रेड का मतलब कि बिना किसी अंग्रेजी अधिकारी के इजाज़त के या फिर अंग्रेजी अधिकारी के प्रॉपर सिग्नेचर के बिना आप अपने आप व्यापार नहीं कर सकते। तो उस तरह के व्यापार उसने समाप्त कर दिया था। कुल मिला के जैसे आज की डेट में अगर ऐसा कहा जाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी, तो कुछ इसी तरीके का हाल था। तो इस तरह से हमने आज वारेन हेस्टिंग्स के बारे में समझने की कोशिश की। और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।